Yes, so hello friends, a warm welcome to Tutelage Academy. I hope you all are doing great. And आज हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ CIL फिर से आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आज का हमारा ये सेकंड सेट है. फर्स्ट सेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस और जो टॉपिक है वो है जीके एंड जीएस और आज हम लोग जुलाई 22 से रिलेटेड 25 जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि कंप्लीटली बेस्ड है CIL के लास्ट PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, राइट? सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द सेशन. Question number 1. Who has been recently appointed as the Managing Director and CEO of NSE, National Stock Exchange? ऑप्शन है अरिजीत पटेल, आशीष कुमार चौहान, केवी कमात, अरुंधति भट्टाचार्य. तो इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर बी, आशीष कुमार चौहान. ये जो है आशीष कुमार चौहान, इनको ये अभी बीएससी में काम कर रहे हैं. ही इज वर्किंग नाउ इन बीएससी और इन्होंने ये एक्चुअली he was the one of the founder member of NSE. He has already worked in NSE and then he joined BSE and then now he is coming back again to NSE. देखिए तो शॉर्ट नोट है वो भी पढ़ लेते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए और बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए. The Securities and Exchange Board of India, SEBI has approved the appointment of Ashish Kumar Chauhan as the MD and CEO of NSE. MD and CEO of NSE हमारे आशीष कुमार चौहान जी अपॉइंट हो गए हैं और चौहान इज करेंटली द MD and CEO ऑफ BSE, जो मैंने आपको बताया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO हैं. उनका टेनर जो है वो नवंबर 2022 में एंड हो जाएगा और ही इज एक्चुअली वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ NSE और उन्होंने पहले भी NSE में काम कर लिया है. 1992 से 2000 तक वो पहले NSE में काम करते थे, बाद में BSE ज्वाइन किया. ठीक है, राइट? चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. Which Indian sports person won the Singapore Open 2022 championship title? Yes, very obvious. The answer is PV Sindhu, है ना? इन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल एट सिंगापुर ओपन 2022 जीता. ठीक है, आफ्टर बीटिंग किसको बीट किया था इन्होंने? चाइनीज शटलर वांग जी वाई को इन्होंने फाइनल में बीट करके सिंगापुर ओपन 2022 का चैंपियनशिप टाइटल जीता पीवी सिंधु, राइट? यस, थैंक यू, वेरी गुड. ऑल द पीपल आर आंसरिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल आर आंसरिंग, नॉट ऑल. आई विश कि सारे लोग आंसर करें. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. व्हाट इज द नेम ऑफ द सबमरीन व्हिच वाज रिसेंटली डीकमीशन्ड फ्रॉम द इंडियन नेवी? डीकमीशन्ड का मतलब क्या होता है? मतलब विड्रॉल फ्रॉम सर्विस से विड्रॉ कर लिया गया. तो कौन सा सबमरीन है जिसे इंडियन नेवी ने विड्रॉ किया है रिसेंटली? yes, तो 3 का आंसर होगा INS सिंधुध्वज. ये सबमरीन को डीकमीशन कर लिया गया है इंडियन नेवी में और ये जो हमारा सबमरीन है इसने इंडियन नेवी को लास्ट 35 इयर्स तक सर्व किया है ना. द सबमरीन क्रेस्ट डिपिक्ट्स अ ग्रे कलर nurse shark and the name Sindhudhwaj means flag bearer at the sea. Okay, the submarine was known for indigenized sonar, USHUS indigenized satellite communication system. indigenized मतलब जो भारत में ही निर्मित हुआ था, ठीक है, भारत में ही बनाया गया. सिस्टम रुकमनी एंड इन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम एंड indigenized torpedo fire control system. इतने सारे सिस्टम जो इस INS सिंधुध्वज के थे वो मोस्टली इंडिजिनाइज्ड थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. व्हेन इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे सेलिब्रेटेड? जीएसटी डे किस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं? व्हेन इज द जीएसटी डे सेलिब्रेटेड? यस, नोबडी इज आंसरिंग. जीएसटी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जुलाई 1. ओके, जुलाई 1 to mark completion of 5 years of goods and service tax. It was introduced in इस बार हमने जुलाई 1 22 को हमने जीएसटी डे सेलिब्रेट किया था तो हमारा 5 साल का मार्क्स कंप्लीट हुआ था, 5 ईयर मार्क कंप्लीट हुआ था. ओके, क्योंकि जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 2017 में, तो 2022 तक 5 साल हुआ है. और जीएसटी का आइडिया क्या था? 1 नेशन 1 मार्केट 1 टैक्स.
राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 5, स्वदेश दर्शन स्कीम इज द इनिशिएशन ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? लास्ट 2 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को हमने एनालाइज किया है, उसमें देखा है कि जो मिनिस्ट्रीज होते हैं उनके अंदर के जो स्कीम्स होते हैं उससे क्वेश्चन CIL जनरली पूछती है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन हमने इंट्रोड्यूस किया है कि स्वदेश दर्शन स्कीम जो इनिशिएटिव है वो किसका होगा। तो नाम से भी पता चल रहा है, देखिए अगर कभी आंसर नहीं पता हो तो थोड़ा कॉमन सेंस, स्वदेश दर्शन, देश के दर्शन की बात हो रही है तो आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बात होगी, राइट? यस, ओके। स्वदेश दर्शन स्कीम को लॉन्च क्यों किया गया? फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स इन इंडिया। अंडर दिस सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस will be provided to states and union territories for infrastructure development of tourist circuit, है ना? इसको इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंट सेंटर से, डायरेक्टली सेंटर से फाइनेंशियल असिस्टेंट मिले स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, ताकि वो अपने टूरिज्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हु इज सेट टू बी द सक्सेसर ऑफ नीति आयोग CEO अमिताभ कांत? नीति आयोग का, नीति का फुल फॉर्म मैंने लास्ट सेशन में बताया था। ओके, नीति आयोग के जो CEO है अमिताभ कांत, उनका सक्सेसर अभी कौन, किसे अपॉइंट किया गया है? बहुत सालों से अमिताभ कांत जी है, यस, परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर इज द न्यू सक्सेसर ऑफ अमिताभ कांत। देखिए, द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ परमेश्वरन अय्यर as the new CEO of नीति आयोग for a tenure of 2 years, बस 2 साल के लिए, सिर्फ 2 साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। He will succeed अमिताभ कांत when the latter tenures conclude on June 30। तो जून 30 में अमिताभ कांत जी का टेनर कंप्लीट हो चुका है, तो currently he is the new CEO of नीति आयोग। ओके, और इनका बैकग्राउंड क्या है? इन्होंने he led the स्वच्छ भारत मिशन and is credited for building thousands of toilet in the country, राइट? बहुत सारे टॉयलेट्स बनाए और स्वच्छ भारत मिशन में इनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, और करंटली ही इज द न्यू CEO नीति आयोग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्त्री निधि इज द स्कीम एसोसिएटेड विद व्हिच स्टेट? स्त्री निधि जो है वो तेलंगाना से है, आंध्र प्रदेश से नहीं, तेलंगाना से है, ठीक है। स्त्री निधि में जो तेलंगाना में जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप होती है, काफी सारी है तेलंगाना स्टेट में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो उनको सेंटर ने अलॉट किए हैं 3700 करोड़ रुपीस। 3700 करोड़ रुपीस तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को अलॉट किए हैं थ्रू स्त्री निधि, है ना? और लास्ट ईयर ये एक्चुअली 600 करोड़ ही था, इस बार इतना ज्यादा है। एंड अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल रिलीज, द गवर्नमेंट हैज स्पेंट this much crore during the past 8 years to SHG for setting up business। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ये स्त्री निधि का स्कीम है जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट है, और ये प्रोफ्यूजली बहुत अच्छे से यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही है, एंड इट्स इनफैक्ट अ वेरी वेरी वेलकमिंग स्टेप, राइट? क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन इज द इंटरनेशनल मलाला डे ऑब्जर्व? इंटरनेशनल मलाला डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? जुलाई 10, जुलाई 12, जुलाई 14, जुलाई 15। तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 12। ओके, इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड हम लोग देख लेते हैं कि जुलाई 12 हर साल इंटरनेशनल मलाला डे सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर नोबेल लॉरेट मलाला यूसुफजई, हु वर्क्स फॉर वुमेन्स राइट टू एजुकेशन अक्रॉस द ग्लोब, राइट? और इनका बैकग्राउंड क्या है कि 2012 में, देखिए आप इससे भी याद रखिए, जुलाई 12 और 2012 में ही इन्हें शॉर्ट किया गया, है ना? क्योंकि वो फाइट कर रही थी फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, और मलाला का एक फंड है, मलाला फंड, वो गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट करती है। और 2014 में, ठीक इसके 2 साल के बाद, उन्हें नोबेल पीस प्राइज अवार्ड किया गया था, एंड शी वाज डेजिग्नेटेड एज यूनाइटेड नेशन मैसेंजर ऑफ पीस इन 2007, करेक्ट? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जागृति अभी काफी फेमस है, टेलीविजन में भी इसके कुछ एड्स आते हैं। जागृति which was seen in the news recently is a mascot related to which field? किस फील्ड से रिलेटेड है ये जागृति?
यस, 9th आंसर हो जाएगा कंज्यूमर अवेयरनेस। वेरी गुड। जागृति कौन से डिपार्टमेंट ने लॉन्च की है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जागृति को लॉन्च किया है। ये एक मास्कट है। और क्यों लॉन्च किया है? जागृति मतलब कंज्यूमर्स को एम्पावर करना, उनको अवेयर करना कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। कंज्यूमर्स को जगाने के लिए जागृति वर्ड यूज किया गया। ठीक है, जागृति मैस्कट का जो टैगलाइन है वो क्या है? जागो ग्राहक जागो। In all its media campaigns, it will be used to generate consumer awareness about various themes of department like provision of Consumer Protection Act, hallmarking, National Consumer Helpline। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं कंज्यूमर के पास, ये सारे राइट्स हैं कंज्यूमर के पास, इसके बारे में कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए वी हैव जागृति स्कीम बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। करेक्ट? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, which institution was ranked first in the NIRF ranking 2022? NIRF ranking 2022 रिसेंटली रिलीज हुई है और इसका आपको याद होना चाहिए कि एटलीस्ट फर्स्ट 5 ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में, ओवरऑल इसकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरीज में जो फर्स्ट 5 है वो तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ओवरऑल रैंकिंग में कौन से इंस्टीट्यूशन को ओवरऑल फर्स्ट रैंक मिला है? ओवरऑल फर्स्ट रैंक मिला है, तो हमारा आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। IIT मद्रास। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन NIRF रैंकिंग रिलीज करती है, इसने भी रिसेंटली रिलीज किया। एंड IIT मद्रास हैज रिटेन्ड इट्स फर्स्ट पोजीशन फॉर द 4th consecutive year। 4 साल से IIT मद्रास का NIRF रैंकिंग का जो ओवरऑल कैटेगरी होती है उसमें IIT मद्रास को 4 साल से फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है। और एंड फॉर द 7th consecutive year इन इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी जो ओवरऑल रैंकिंग होती है, फिर इंजीनियरिंग की कैटेगरी होती है, फिर मैनेजमेंट की कैटेगरी होती है, तो उसमें भी तो जो इंजीनियरिंग की कैटेगरी होती है उसमें लगातार 7 साल से फर्स्ट रैंक मिल रहा है। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, IIT दिल्ली को सेकेंड रैंक मिला है। एंड देन IIT बॉम्बे को थर्ड रैंक मिला ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, as per the World Population Prospect 2022 report, India is projected to surpass China as the world's most populous country in which year? This is also in news so much। तो कौन से साल में इंडिया वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा कीजिए? 2023, राइट? 2023 में इंडिया जो है वो चाइना को सरपास कर जाएगा। As per the publication, India is projected to surpass China as the world's most populous country in 2023. Next year, the global population is projected to reach 8 billion by November 2022. 8 बिलियन ग्लोबल पॉपुलेशन हमारा हो जाना है और 2050 तक अराउंड 9.7 बिलियन हो जाएगा। इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने का प्रोजेक्शन किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, शिंजो आबे who was recently assassinated is the former prime minister of which country? Quickly we have to answer। बहुत ही ये टॉपिक पॉपुलर रहा है। Yes, जापान। He was assassinated and he was the former prime minister of Japan। Next question number 13, as per the recent notification of Finance Ministry, what is the GST applied for the sale of Indian national flag? गुड्स एंड कमोडिटीज के लिए GST को फिर से अभी रिवाइज किया गया था, बताया गया है। दूध, दही, बहुत सारी चीजों में GST बढ़ा दिया गया है और इंडियन नेशनल फ्लैग में 0% is the GST। Yes. Next, as per the recent notification by Finance Ministry, sale of Indian national flag is exempted from goods and services, right? Hand woven, hand spun flag made of cotton, silk, wool, खादी, हर किसी भी तरह का अगर फ्लैग है तो उसके GST से हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द फेमस आर्ट फेस्टिवल कॉल्ड काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन विच इंडियन सिटी? काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल एक्चुअली हम मुंबई में सेलिब्रेट करते हैं, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। ओके, और एनुअली इसे सेलिब्रेट किया जाता है।
एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ये अभी जो है वो 21st एडिशन होगा इस फेस्टिवल का। और दिस ईयर 9 day long festival has a variety of events in 12 sections related to art, music, cinema, literature, theater and heritage. काला घोड़ा हार्ट फेस्टिवल जो होता है वो 9 दिन तक लगातार सेलिब्रेट किया जाता है टिल 9 days। और इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, आर्ट्स, म्यूजिक, सिनेमा, लिटरेचर, थिएटर, हेरिटेज, इन सबसे रिलेटेड। फिर दिस ईयर्स edition of Kala Ghoda Art Festival has been organized entirely through crowdfunding using the platform named Keto. Keto प्लेटफॉर्म यूज करके काला घोड़ा आर्ट प्लेटफॉर्म के लिए सारी फंडिंग अरेंज की गई है और ये 1999 से चल रहा है ऑब्वियसली, तभी 21st एडिशन ऑलमोस्ट 21st एडिशन इस साल। ओके, त्रिपिटकास आर सेक्रेड बुक्स ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, त्रिपिटकास सेक्रेड बुक्स किस धर्म के हैं? बुद्धिस्ट, हिंदूज, जैन, नन ऑफ द अबव। फॉर हिंदूज वी हैव रामचरितमानस, वी हैव महाभारत। उसी तरह त्रिपिटकास, जो त्रिपिटकास सेक्रेड बुक्स होते हैं वो होते हैं बुद्धिस्ट के। इनफैक्ट द पिटकास is the name for religious books for Buddhists. So Tripitakas, we have other Dham Pitakas and other Pitakas are also there. आपको कहीं भी ऐसा अगर आपको बुक्स दिख रही है एंडिंग विथ पिटिकास तो आप समझ जाइए वो बुद्धिस्ट के ही सेक्रेड बुक्स हैं। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, अंडर एन एग्रीमेंट विद द फॉलोइंग कंट्रीज, under an agreement with which of the following countries did Subhash Chandra Bose organize the Indian soldiers taken as prisoners by the Axis powers into Azad Hind Fauj? हर साल हिस्ट्री से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं and mostly from Indian freedom struggle। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस, किस देश के साथ अग्रीमेंट करके सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन सोल्जर्स को ऑर्गेनाइज किया था आजाद हिंद फौज में? किस देश के साथ अग्रीमेंट किया था? इस पर एक मूवी भी बनी थी इनफैक्ट, और इसका आंसर हो जाएगा डी, जापान। राइट, जापान के साथ इन्होंने अग्रीमेंट करके वहां पे आजाद हिंद फौज की धीरे धीरे स्थापना की। ओके, नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन एक्सपोजर इज कॉल्ड। कोई सब्सटेंस जो है वो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस, डेलिक्वेसेंस, एफ्लोरेसेंस या डेसिकेटेशन। So this property is called डेलिक्वेसेंस। डेलिक्वेसेंस, राइट, और एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेना, ये क्वालिटी क्या होती है? डेलिक्वेसेंस कहते हैं। कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी हर साल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज लाफिंग गैस? लाफिंग गैस कौन सा गैस होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। व्हाट इज लाफिंग गैस? क्विकली वी विल आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, which of the following food grain crops occupies the largest part of the cropped area in India? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया में कौन से फूड ग्रेन है? राइस, व्हीट, ज्वार एंड बाजरा, बार्ली एंड मेज। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 19 का सी, राइस। राइस सबसे ज्यादा क्रॉप्ड एरिया राइस ने ऑक्यूपाई करके रखा है इंडिया में, सबसे ज्यादा राइस का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, which of the following groups account for over 90% of India's annual coal production? इंडिया का 90% से ज्यादा कोल प्रोडक्शन 3 स्टेट ने ऑक्यूपाई किया है। वो 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं? ओवर 90%। बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर ए, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। दीज 3, बस यहाँ पे जितना कोयला मिलता है वो इंडिया का जो टोटल कोल प्रोडक्शन है उसका 90% हमें इन्हीं 3 स्टेट से मिल जाता है, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सिचुएटेड?
पता होगा मोस्टली लोगों को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है? पुणे में है, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जनरल क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी से। व्हाट इज अ वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर हम किसे बोलेंगे? अ काइंड ऑफ स्पाइडर, अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स www फाइल्स, a person who likes to look at websites, a software program that allows you to access sites on World Wide Web. इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। वेब ब्राउजर से हम वेब ब्राउजर और वेब सर्वर में क्या डिफरेंस होता है ये आप लोग एक बार चेक कीजिए। वेब ब्राउजर से हम www के जो भी साइट है उसको हम एक्सेस करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम हमें अलाउ करता है कि हम इस पे जितने भी साइट्स लिस्टेड है उन सबको हम एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द HTTP you type at the beginning of any site's address stands for। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। HTML का भी फुल फॉर्म आप पढ़िए, जितने भी इस तरह से टेक्नोलॉजिकल टर्म्स है पॉपुलर उनके फुल फॉर्म भी देखिए, ठीक है। HTTPS अगर है तो S में क्या आता है? तो S स्टैंड्स फॉर सिक्योर, S स्टैंड्स फॉर सिक्योर, इट प्रोवाइड्स अ सिक्योर लाइन टू कनेक्ट इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, who has topped the list of Forbes real-time billionaires from all over the world? Forbes real-time billionaires, इसके लिस्ट में टॉप किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा एलॉन मस्क जी ने टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा broke his own national record in which tournament? रिसेंट न्यूज है ये। नीरज चोपड़ा ने अपना खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक किया अभी रिसेंटली, तो वो टूर्नामेंट का नाम क्या था? डायमंड लीग, वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, एशियन गेम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डायमंड लीग। उसका जो जितना भी उसके नीरज चोपड़ा के रिकॉर्ड थे सबको उसने रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। मैसिव थ्रो 89.94 मीटर। इसके पहले इसके जितने भी रिकॉर्ड थे वो इससे कम ही थे, और अभी जो डायमंड लीग हुआ था उसमें इसने इतना मीटर का थ्रो किया था, और ये स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में, ठीक है, ओके। एंड ही रैंक सेकेंड, और वहां पे उसकी जो रैंकिंग आई थी वो सेकेंड आई, ठीक। तो चलिए, with this we will be ending the session today. I hope you liked it. The key is to keep in touch with general knowledge and news also, so as to get good marks in CIL, GK and GS section, right? तो चलिए आज हम लोग ये सेशन आज यहीं पर खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर्स भी आपके सामने आएंगे जिसमें कि हम रीजनिंग, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम।